नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजुला उपाध्याय। आज हम एमए हिंदी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आधुनिक काव्य में बादल को घिरते देखा है कविता की व्याख्या करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज व्याख्या भाग 3 है। इसमें हम 2 पदों की व्याख्या करेंगे। तो चलते हैं सीधे व्याख्या की तरफ। व्याख्या शुरू करने के पहले हम सबसे पहले देखेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ में सबसे पहले है दुर्गम बर्फानी घाटी पे। पहले हम इस कविता का थोड़ा पाठ कर लेते हैं। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले नीच के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो अब हम सबसे पहले आते हैं कठिन शब्दों के सरल अर्थ में। तो सबसे पहले है दुर्गम। दुर्गम यानी जहाँ जाना कठिन हो, और बर्फानी घाटी यानी बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ। शत सहस्त्र, शत यानी 100, सहस्त्र यानी 1000। शत यानी 100 और या सैकड़ा, और सहस्त्र यानी 1000। अलख नाभि के उठने वाले। अलख नाभि, अलख यानी जो दिखाई ना दे, अर्थात हमें हमारी नाभि दिखाई नहीं देती है। अलख यानी जो दिखाई ना दे, ऐसी नाभि। नीच के ही उन्मादक परिमल। उन्मादक यानी मादकता पूर्ण जो सुगंध है, मादक कर देने वाली। परिमल यानी सुगंधित। के पीछे धावित होकर तरल तरुणी कस्तूरी मृग की। तरुण यानी युवा, कस्तूरी यानी कस्तूरी मृग यानी ऐसा मृग जिसके नाभि में कस्तूरी पाई जाती हो। ये कस्तूरी क्या है? ये कस्तूरी एक कह ले कि सुपारी की तरह होती है, और इसके चारों तरफ रोए होते हैं, और उसका मुख जो होता है वो खुला होता है, और उस खुले हुए मुख से वो सारी सुगंध जो है वो बाहर आती है, जो मृग के, जो हिरण के नाभि में पाई जाती है, और जिसकी नाभि में पाई जाती है उसे कस्तूरी मृग कहते हैं। तो कस्तूरी मृग की को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा। कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कुबेर यानी धन का स्वामी। कौन? कुबेर। कहाँ गई उसकी वह अलका। कुबेर नगरी। अलका किस लिए कहा गया? अलका किसको कहा गया? कुबेर की नगरी को। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। व्योम प्रवाही, व्योम प्रवाही मतलब क्या कि जब ऐसी गंगा जो स्वर्ग से उतरते हुए शिव की जटाओं में समा गई, तो वह जो आकाशीय गंगा है, जो आकाशीय गंगा है उसे कहा गया है व्योम प्रवाही गंगा जल। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर। मेघदूत यहाँ पर आया है, मेघों के मेघ रूपी दूत। कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था। कवि कल्पित यानी कवि कल्पित हो गया, मतलब कवि की कल्पना। नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर। नभचुंबी यानी गगन को छूती हुई चोटियाँ। नभचुंबी। महामेघ को झंझा नील से। महामेघ यानी बादलों का विकराल रूप, बादलों का बहुत ही विकराल बड़ा सा रूप महामेघ। और फिर है झंझा नील। झंझा नील यानी आंधी तूफान, या कहें कि प्रचंड वायु। गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो यहाँ पर हो गए सारे कठिन शब्दों के अर्थ। अब हम सबसे पहले फिर इसके बाद चलते हैं हम लोग संदर्भ की ओर। संदर्भ, इसमें हम लिखेंगे कि जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं वह बादल को घिरते देखा है से उद्धृत की गई हैं। इसके रचयिता नागार्जुन हैं, जो कि प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इसके बाद हम चलते हैं प्रसंग में। अब प्रसंग में यहाँ पर हमने
यहाँ पर दो रूपों का चित्रण किया गया है। पहला हम उसमें लिखेंगे कि कवि कह रहे हैं कि उस दुर्गम घाटी में, उस जहाँ पे जाना बहुत कठिन है, उस दुर्गम बर्फ वाली घाटियों में, हिमालय के पर्वतों में, वहाँ पर जो कस्तूरी मृग है उसे अपनी ही नाभि से उठने वाली सुगंध, उस मादक सुगंध के पीछे भ्रमित होकर घूमते हुए, दौड़ते हुए उन्होंने देखा है। इस बात के और उसे ये नहीं पता कि ये जो सुगंध है वह उसी की नाभि से आ रही है। इसके माध्यम से कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि भारत में समृद्धि, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे वो साहित्यिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, सारी समृद्धि उस भारत में अंदर विद्यमान है, परंतु भारत इस समय बाहरी देशों की ओर आकर्षित हो रहा है। एक तो उनका संकेत ये है। दूसरा, अगर हम कहेंगे कि कवि कहते हैं कि हिमालय पर्वत जो है वह सृजनात्मकता का प्रतीक है, वह साहित्यकारों के लिए हमेशा प्रेरणास्पद भूमि रही है। उन्होंने उस हिमालय से बहुत सी प्रेरणाएं उन्हें प्राप्त हुई हैं, परंतु आज वह जो है सांस्कृतिक चेतना उस हिमालय में दिखाई नहीं देती है, जो कालिदास ने अपने मेघदूत में वर्णित की थी। इसके पश्चात हम चलते हैं व्याख्या की ओर। व्याख्या, पहले तो हम जो सहज शब्दों में हम इसकी व्याख्या देखेंगे कि दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलग नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर। अब ये कह रहे हैं कि शत सहस्त्र यानी सैकड़ों हजारों फुट ऊंचाई पर, जहाँ पर जाना बहुत अत्यंत कठिन है, दुर्गम घाटी, बर्फानी घाटी, जहाँ पर वह जो घाटियाँ जो बहुत ही दुर्गम है, जहाँ पर जाना बहुत कठिन है, जो बर्फ से ढकी हुई हैं, उन घाटियों के बीच में, कहाँ पर सैकड़ों और हजारों फुट ऊंचाई पर उस अलग नाभि से उठने वाले, अलग यानी जो दिखाई नहीं देती है, उस कस्तूरी मृग के नाभि से जो सुगंध उठ रही है, मादक सुगंध जो उठ रही है, वह उसे प्राप्त करने के लिए इधर उधर भ्रमित होकर उसे दौड़ते हुए जो नागार्जुन है वह देख रहे हैं। अलग नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल, उन्मादक यानी जो सुगंध है, मादक कर देने वाली सुगंध, और परिमल यानी सुगंध, तो उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। कस्तूरी यानी जो युवा कस्तूरी मृग है, वह अपने ही नाभि से उठने वाली सुगंध को जब वह ढूंढता है, वह भ्रमित होकर जब वो हिमालय की उन दुर्गम घाटियों में दौड़ता है और उसे वो जो सुगंध नहीं मिलती है, तो वह अपने पर ही खींचता है, अपने पर ही क्रोधित होते हुए नागार्जुन जो है वह उसे देख रहे हैं। अपने पर चिढ़ते देखा है, मतलब अपने पर क्रोधित होते हुए, अपने ऊपर खींचते हुए उस मृग को उन्होंने देखा है, बादल को घिरते देखा है। वे कह रहे हैं ऐसे अवस्थाओं में, ऐसे प्राकृतिक वातावरण में उन्होंने बादलों को घिरते हुए उस हिमालय के पहाड़ियों पर उस बादलों को घिरते हुए वे देख रहे हैं। अर्थात कवि यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि सारी जो समृद्धियाँ हैं वो हमारे अंदर हैं, परंतु हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं और हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर। अब ये कवि कह रहे हैं कि कहाँ गया धनपति कुबेर वह। अब आगे नागार्जुन कह रहे हैं कि कालिदास ने मेघदूत में वर्णित किया था कि कैलाश पर्वत पर कुबेर का निवास है, जो धन के स्वामी हैं, धनपति हैं, जो उनके कुबेर का निवास है और उनकी नगरी जो है वो वहीं पर कैलाश पर्वत पर भी स्थापित है। तो मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ कहाँ गया धनपति कुबेर वह। वो कह रहे हैं कि मुझे इस हिमालय पर्वत पर कहीं पे भी वो धन का स्वामी कुबेर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ गई उसकी वह अलका, और उसकी नगरी भी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, और ना ही वे कह रहे हैं कि कालिदास ने जो मेघदूत में कहा है कि जो आकाश से गंगा उतरकर जब शिव के जटाओं में समाहित हो जाती है तो वह आकाशीय गंगा हिमालय में उपस्थित है, परंतु वह आकाशीय गंगा भी, व्योम प्रवाही गंगा जल या आकाशीय गंगा भी मुझे यहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। अब आगे कहते हैं कवि, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर।
अब वे कह रहे हैं कि कालिदास ने जो मेघदूत में कहा था कि जो बादल हैं वे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, मानो चलते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो वे किसी का संदेश लेते हुए जा रहे हों। परंतु ढूंढा बहुत, परंतु लगा क्या? मेघदूत का पता कहीं पर, मतलब मेघ रूपी जो दूत हैं उनका अस्तित्व मुझे यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दिया। मुझे यहाँ कहीं भी वह मेघदूत दिखाई नहीं दिए। कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा ना यहीं पर। अब वे कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो उस समय संदेश के रूप में वे चलते हुए से दिखाई दे रहे हो, परंतु हो सकता है वे बरस कर उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया हो। जाने दो, वह कवि कल्पित था। अब कवि कह रहे हैं, नागार्जुन कह रहे हैं कि जाने दो, हम मेघदूत पर चर्चा क्यों करें? क्योंकि वो उस समय हो सकता है कि कालिदास की वो कल्पना रही हो, इसलिए जाने दो, वह कवि कल्पित था। हो सकता है कि वो कल्पना कवि की कल्पना मात्र हो। पर अब आगे कवि कहते हैं, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है। अब नागार्जुन यहाँ कह रहे हैं कि मैंने तो भीषण जाड़ों में, वो कह रहे हैं कि मैंने तो यहाँ पर भीषण यानी भीषण जब ठंड का समय है उस समय में मैंने नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर, मतलब जो गगन को छूती हुई जो हिमालय की जो चोटियाँ हैं उसके शीर्ष पर मैंने क्या देखा? महामेघ को झंझा नील से, महामेघ यानी बादल का विकराल रूप, झंझा नील जो आंधी और तूफान और प्रचंड वायु के वेग से उन बादलों को मैंने एक दूसरे से भिड़ते हुए देखा है, गरज गरज भिड़ते देखा है। मैंने गर्जना के साथ, घरघराहट के साथ में, उस गर्जना के साथ में उन बादलों को मैंने उस तूफान से लड़ते हुए देखा है, बादल को घिरते देखा है। वे कहते हैं कि ऐसी स्थिति में मैंने उस हिमालय में बादलों को भी घिरते देखा है। अब इसमें हम 2 पॉइंट लिख सकते हैं कि पहला ये कि जो कवि हैं वह कस्तूरी मृग के चित्रण के साथ में ये कहना चाहते हैं कि जो समृद्धि है, चाहे वो साहित्यिक हो, प्राकृतिक हो, चाहे वह सांस्कृतिक हो, सारी समृद्धियाँ हमारे अंदर विद्यमान हैं और हम उनसे अनजान बनकर, हम उसे वहाँ से हम अनजान बनकर हम बाहरी देशों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अर्थात उस समय भारत का बाहरी देशों के प्रति आकर्षण बढ़ गया था। इस बात का संकेत वे इस कविता में दे रहे हैं। दूसरी बात यह है, नागार्जुन कहते हैं कि हिमालय पर्वत पर जो कालिदास ने अपने मेघदूत में वर्णित किया था कि वहाँ पे कुबेर है, कुबेर की नगरी है, परंतु हिमालय पर्वत पर मुझे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया जो उन्होंने अपने मेघदूत में वर्णित किया है। इसलिए वे कह रहे हैं कि जो सांस्कृतिक चेतना जो उन्होंने उसमें दिखाई थी वह मुझे यहाँ पर, वह चेतना मुझे यहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं देती है। वो हो सकता है शायद कवि ने अपनी कल्पना के माध्यम से उसे कल्पना करके उसकी रचना की हो, इसलिए हमें उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम चलते हैं साहित्यिक सौंदर्य की ओर, जिसमें हम भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो है वो संस्कृत निष्ठ भाषा है और तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। यह कुछ साहित्यिक सौंदर्य में कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनका कि हम बादल को घिरते देखा में से कोई भी पद अगर परीक्षा में आता है तो उसमें हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला हो गया कि संस्कृत भाषा है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। दूसरा हम कह सकते हैं कि इसमें कोमलकांत पदावली का प्रयोग किया गया है। तीसरा शत सहस्त्र, फिर तरल तरुण, फिर आता है कवि कल्पित, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला बिंदु कि इसमें पूरा रूपक बांधा गया है, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग है। अगला बिंदु जो है वह है कि इसमें प्रतीकात्मक शैली में यह जो है वो पद लिखा गया है। इसके अलावा गरज गरज में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बादल में मानवीकरण तो किया ही गया है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि कस्तूरी मृग के माध्यम से कवि हमें यह सचेत करना चाहते हैं कि समृद्धि हमारे अंदर है जिसे कि हम बाहर ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा हम इसमें ये लिख सकते हैं कि और इसमें जो है वो छायावादी काव्य की
का प्रतिबिंब तो हमें दिखाई देता ही है। इसके अलावा अगर हम भाव साम्य में बात करें तो भाव साम्य में जब हम इस कविता को पढ़ते हैं कि अलग नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरुण तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। इन पंक्तियों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें कबीर का एक दोहा याद आता है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटघट राम हैं दुनिया देखे नाही। अर्थात कबीरदास जी इसमें कह रहे हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी मृग में वो जो नाभि में ही वो सुगंध है, पर उसे वह वन में ढूंढता हुआ भ्रमित होकर इधर उधर दौड़ता रहता है। उसी प्रकार हर मनुष्य के अंदर में ही परमात्मा वास करते हैं, पर वे पूरी दुनिया में उसे ढूंढते रहते हैं और उन्हें परमात्मा नहीं मिलता है। उसी प्रकार कवि नागार्जुन भी यही कहना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से कि कस्तूरी मृग का उन्होंने चित्रण इसलिए किया है कि वे कहना चाहते हैं कि भारत के अंदर ही सारी समृद्धि विद्यमान है, हमें दूसरे देशों की सहायता की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने अंदर ही झांकना होगा और हमें अपने देश को अपने उच्चतम स्तर पर ले जाकर हमें अपने भारत को गौरवान्वित करना होगा। तो आशा है कि यह जो व्याख्या है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं अगले पदों में। धन्यवाद।